हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आज का हमारा पूर्व की भांति जो टॉपिक था उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाते हुए आज सहयोगी अधिगम का संगठन और इसके लाभ, सहयोगी अधिगम संगठन की सीमाएं और सहयोगी अधिगम संगठन में शिक्षक की भूमिका के विषय में वर्णन करूंगा। तो छात्रों, हम पहले देखते हैं सहयोगी अधिगम संगठन। सहयोगी अधिगम संगठन क्या है? ये अच्छे सहयोगी अधिगम के लिए ठीक प्रकार से समूहों का संगठन करना चाहिए। प्रत्येक समूह को कुछ नाम देना चाहिए। सभी समूह अलग अलग शिक्षक के निरीक्षण में होते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को बोलने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। जब समूह में चर्चा होती है तो वहाँ विरोध भी होता है, लेकिन जब तक सब एकमत नहीं होते तब तक निर्णय नहीं लिया जाता। सहयोगी अधिगम का संगठन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सहयोगी अधिगम संगठन में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब हम उन्हीं कुछ बातों के बारे में बताता हूँ। समूह में ऐसे विद्यार्थियों को रखना चाहिए जिनकी योग्यता एक समान हो, यानी समान योग्यता वाले छात्रों को एक समूह में रखना चाहिए। नंबर 2, विद्यार्थियों का विभाजन एक ही बार करना चाहिए जो वर्ष भर चले। बहुत बार विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार समूह को बदलना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी समूहों को सही नाम व उचित नाम दिया जाना चाहिए। प्रत्येक समूह को नाम से ही पुकारना चाहिए। प्रत्येक समूह में संख्या कम से कम होनी चाहिए और सहयोगी अधिगम के लिए समूह के सदस्यों को वृत्ताकार में बैठाना चाहिए। जब विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हों तो समूह में अंतर होना चाहिए ताकि वे एक दूसरे से परेशान ना हों। और हर समूह में एक विद्यार्थी को नेता बनाया जाता है। अगर कक्षा की संख्या अधिक है तो समूह भी बड़े बनाए जा सकते हैं। शिक्षकों को समूह के लिए भिन्न भिन्न कार्य तैयार करने चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षकों को ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक समूह के सदस्य को सही समझ हो कि उन्हें क्या कार्य करना है। जब सहयोगी अधिगम का कार्य चल रहा हो तो शिक्षक को उसका निरीक्षण बहुत आवश्यक है। अब हम छात्रों सहयोगी अधिगम संगठन के कुछ लाभ के विषय में चर्चा करते हैं। सहयोगी अधिगम संगठन के क्या लाभ हैं, इन लाभ से हमें क्या है, अब हम लाभ के बारे में बताता हूँ। नंबर 1, इससे सभी का विकास होता है, यानी समूह के सभी सदस्यों का समान विकास होता है। नंबर 2, सभी विद्यार्थी इससे प्रोत्साहित होते हैं। नंबर 3, विद्यार्थियों में सामाजिक कौशल का गुण विकसित होता है। नंबर 4, सहयोगी अधिगम में वार्तालाप के द्वारा विद्यार्थी की शर्म और हिचक कम होती है। प्रत्येक विद्यार्थी अपने कार्य के लिए जवाबदेह होता है और इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट, इससे समूह के सदस्यों में बातचीत के अवसर बढ़ते हैं और सभी सदस्य समूह में मनोवैज्ञानिक रूप से समायोजन करते हैं। सदस्यों की सामाजिक निपुणता भी बढ़ती है। ठीक है छात्रों, अब हम सहयोगी अधिगम में
अधिगम की कुछ सीमाएं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। क्या क्या सीमाएं हैं, अब मैं उन सीमाओं के बारे में आपको बताता हूँ। नंबर 1, सहयोगी अधिगम में सभी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा आकांक्षा रखी जाती है। नंबर 2, इसमें ज़्यादा बल सामाजिक कौशल पर होता है, ना कि भाषा शिक्षा पर। नंबर 3, इसमें विद्यार्थी समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। नंबर 4, छात्र को इस अधिगम से विषय का सतही ज्ञान प्राप्त होता है, गुण ज्ञान प्राप्त होता है, ना कि गहन ज्ञान। नंबर 5, ये आवश्यक नहीं है कि छात्रों का आपस में तालमेल स्थायी रूप से बना रहे। नंबर 6, इसमें ईर्ष्याभाव उत्पन्न हो सकता है, जिससे छात्र पूरी ईमानदारी व उत्साह से काम नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे अगले बिंदु में शिक्षक की भूमिका। सहयोगी अधिगम में शिक्षक का क्या रोल होना चाहिए, शिक्षक के क्या कार्य हैं। ठीक है छात्र, सबसे पहले शिक्षक का कार्य है, शिक्षक छात्रों के कार्य का सूक्ष्म अवलोकन करता है। ठीक। नंबर 2, शिक्षक को ये भी पता होता है कि विद्यार्थी क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते। इस प्रकार शिक्षक विद्यार्थियों का निर्देशन भी करता है। ठीक है। अब नंबर 3, शिक्षक की भूमिका समूह की प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक मित्रवत व सहायक की होती है। नंबर 4, शिक्षक लोकतांत्रिक रूप से समूह का नेता बनकर मार्गदर्शन करता है। ठीक है। नंबर 5, शिक्षक सभी छात्रों का सहयोग निश्चित करता है। शिक्षक एक केंद्र की भांति होता है, जिस पर संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है। नंबर 6, शिक्षक मानवीय दृष्टिकोण से यह निश्चित करता है कि छात्र स्वयं प्रोत्साहित हों। क्रमांक 7, शिक्षक समूह के लक्ष्य और समूह की सफलता को ध्यान में रखकर योजना बनाता है। और नंबर 8, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया की सफलता को ध्यान में रखते हुए उचित वातावरण प्रदान करने का अच्छा प्रयास करते हैं, जिससे छात्रों में सामाजिक कौशल विकसित हो सके। और क्रमांक 9, शिक्षक एक लचीली समय सारणी तैयार करता है, जिससे शिक्षक व छात्र स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो छात्रों, आज संक्षेप में कहा जा सकता है कि सहयोगी अधिगम आज के समय में सर्वाधिक उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण है। इसके बहुत से लाभ तथा सीमाएं हैं, परंतु सभी के दृष्टिकोण से देखें तो यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। छात्रों, मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आई होगी।